हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के हिस्ट्री के थीम 5 करने जा रहे हैं और ये है नोमैडिक एम्पायर। सो इसमें हम देखेंगे चंगेज़ खान के बारे में। सो ये सारे टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ nomadic empire, that is Genghis Khan, the Mongol after Genghis Khan death, सोशल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या था उनका, और कंक्लूजन में हम देखेंगे किस तरह से चंगेज़ खान एंड द मंगोल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। ठीक है, सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। सो अर्ली डिकेड ऑफ 13th century देयर emerged a new political power in the steppe of Central Asia under चंगेज़ खान। ठीक है, चंगेज़ खान जो कि डेथ हुआ था 1227 में। सो चंगेज़ खान के अंडर में स्टेपीज में, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा एम्पायर शुरू होता है जो कि 3 कॉन्टिनेंट तक फैल जाता है। और क्या ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला चंगेज़ खान को, क्या चंगेज़ खान ने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया खुद से और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। सो ये हमें देखना है, इसमें क्वालिटी ऑफ चंगेज़ खान क्या था और उनके सक्सेसर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया इस एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपैंड करने में। ठीक है, सो यूनाइटेड अब चंगेज़ खान ने ऐसा क्या क्या किया। एक तो उन्होंने मंगोल, एक्चुअली मंगोलियन ट्राइब थे, बहुत सारे ट्राइब रहते थे वहाँ पे स्टेपी में, सेंट्रल एशिया में। तो उन ट्राइब को उसने उसने ऑर्गेनाइज किया और एक कॉन्फेडरेसी डेवलप किया। कॉन्फेडरेसी मतलब होता है कि छोटे छोटे ट्राइब जो थे उनको मिला के एक वन यूनिट बनाया चंगेज़ खान ने। और इसका जो पॉलिटिकल विजन था चंगेज़ खान का, ये था मैंडेट फ्रॉम द गॉड टू रूल द वर्ल्ड। ठीक है, चंगेज़ खान ऐसा मानता था कि उसे भगवान ने भेजा और वर्ल्ड को रूल करना है, सिर्फ मंगोलिया को नहीं, सिर्फ सेंट्रल एशिया को नहीं, बल्कि वर्ल्ड को रूल करना है। और उस मैंडेट को ध्यान में रखते हुए चंगेज़ खान ने अपने पावर को एक्सपैंड करना शुरू किया। लाइफ टाइम स्पेन इन कंसोलिडेटिंग हिज होल्ड ओवर द मंगोलियन ट्राइब। मैंने बताया ना कि मंगोलियन छोटे छोटे ट्राइब थे, उन ट्राइब्स को यूनाइट करके एक बहुत बड़ा कॉन्फेडरेसी बनाता है। और लीडिंग एंड डायरेक्टिंग कैंपेन इनटू एडजॉइनिंग एरिया। कौन कौन से एरिया में उस चंगेज़ खान ने, एक तो नॉर्थ चाइना हो गया, ट्रांसऑक्सेनियन हो गया, और अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान एंड रशिया, इन सारे कंट्रीज पे, इन सारे एरियाज में हम देखते हैं कि चंगेज़ खान ने एक्सपेंशन पॉलिसी शुरू किया, कैंपेन किया और इनको अपने अंडर में लाने की कोशिश करी। हिज डिसेंडेंट ट्रैवल फर्दर टू फुलफिल द चंगेज़ खान विजन एंड क्रिएटेड द लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड हैड एवर सीन। तो चंगेज़ खान तो खैर उतना कुछ नहीं कर पाया, जितना किया बहुत किया, लेकिन उसके बेटे जो थे या उनके जो डिसेंडेंट थे उन्होंने रियली में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और वो एम्पायर जो था 3 कॉन्टिनेंट को बहुत बड़ा, इतना बड़ा एम्पायर किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, सो डिड चंगेज़ खान आइडियल्स गॉट मटेरियलाइज। ठीक है, यही क्वेश्चन ये है कि क्या चंगेज़ खान का जो सोच था कि एक वर्ल्ड एम्पायर खड़ा करना, क्या वो सक्सेसफुल हुआ था। सो उसके ग्रैंडसन मोंकी, ठीक है, मोंकी जो उसका ग्रैंडसन था, वांट द, अब देखो उससे पता चलता है कि कितना बड़ा एम्पायर था। कहाँ हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, कहाँ पे यूरोप है। ठीक है, वहाँ पे फ्रांस में एक रूलर लुई सेवन, आई मीन लुई नाइन जो था, उसको मोंके ने वार्न किया था कि इन द हेवन देयर इज ओनली वन वन एटर्नल स्काई। हेवन में एक ही स्काई है, अर्थ पे देयर इज ओनली वन लॉर्ड, दैट इज चंगेज़ खान, द सन ऑफ हेवन। ठीक है, सो इस तरह से उसने बोला था कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही लॉर्ड है, वो है चंगेज़ खान, एंड ही द सन ऑफ द हेवन। सो दीज वर नॉट एम्प्टी थ्रेट। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ बोलने के लिए था, उसने इवन वो सारे एरिया को कैप्चर भी किया था। कैंपेन ऑफ बाटू, ठीक है, ग्रैंड सन ऑफ चंगेज़ खान, तो इसने क्या क्या एरिया को कैप्चर किया था। इसने रशियन लैंड ऑफ अप टू मॉस्को तक, पोलैंड, हंगरी को भी इसने, वियना तक पहुंच गया था ये। मेनी पार्ट ऑफ चाइना, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इसको अपने अंडर में कर लिया था इसने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंगेज़ खान या उसके बेटों ने बहुत बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया था जो कि यूरोप तक जाता है, इधर पूरा एशिया कंट्रोल कर रहा है ये। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या, देखो कोई भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है, या हमें उसको जानना जरूरी है कि किस सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से चंगेज़ खान एमर्ज हो गया था। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या है कि वी आर गोइंग टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु आर मंगोल्स, कौन थे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाला। वेयर डिड दे लिव, रहते कहाँ थे, एंड हु डिड दे इंटरैक्ट विथ, किससे इंटरेक्शन, उनका इंटरेक्शन क्या था। हाउ डू वी
नो अबाउट द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो इन चारों चीज़ का आंसर हम करने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले मंगोल्स थे कौन? देखो, एक तो डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल लिंक्ड बाय सिमिलरिटी ऑफ लैंग्वेज। देखो क्या था कि अब बहुत अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह इन द सेंस के अलग अलग ट्राइब थे जो मंगोलिया और आसपास के एरिया में रहते थे। और उनको उनके अंदर सिमिलरिटी जो था उनका लैंग्वेज था। कुछ हद तक ऐसा नहीं था कि सारे ट्राइब एक ही तरह का लैंग्वेज बोलते थे, बट देयर वाज सम सिमिलरिटी इन ऑल द लैंग्वेजेस। सो तत्तर हो गया, खाइतान हो गया, मांचू हो गया, ये सारे डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल थे। और हम वेस्ट में देखते हैं टर्किश टाइप थे। सो इन लोग जो थे इन्हीं को हम पुट टुगेदर दे वी जनरली कॉल्ड मंगोल्स। तो ऑक्यूपेशन क्या था इनका? पैस्टोलिस्ट। पैस्टोलिस्ट मतलब भेड़ बकरी पालते थे, हॉर्स, शीप, लेसर एक्शन कैटल, गोट और कैमल भी रखते थे उन लोग। दूसरी बात है कि नोमेडाइज्ड इन द स्टेपी, सेंट्रल एशिया, मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया। तो यहाँ पे स्टेपी मतलब ग्रासलैंड, तो यहीं पे ही रहते थे क्योंकि इनके लिए क्लाइमेट सुटेबल था, ग्रासेस थे बहुत ज़्यादा, तो इन लोग भेड़ बकरी पालते थे और इन्हीं ग्रासेस में घूमते रहते इन सर्च ऑफ फोडर। दूसरी बात है उनका जो एक तो पेस्टलिज्म था, पेस्टल में भेड़ बकरी पालना, दूसरा हंटर गैदरर भी थे, ये हंटिंग और गैदरिंग भी करते थे। और इन द नॉर्दर्न पार्ट सॉरी रेसाइड्स इन द नॉर्थ ऑफ पैस्टलिस्ट इन साइबेरियन फॉरेस्ट। साइबेरियन पता है आपको कि रशिया के साउथ में साइबेरिया है, और साइबेरिया बर्फ़ से ढका हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ फॉरेस्ट है। तो आमतौर पे ये जो लोग इन फॉरेस्टों में शिकार करते थे, ठीक है। हम्बलर बॉडी ऑफ पीपल थे, एंगेज इन ट्रेड ऑफ फर, जो भी एनिमल्स वगैरह किल करते थे उनके फर बेचते थे। और ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेट था यहाँ पे, हार्श विंटर था, शॉर्ट समर था, ये सब चीज़ फेस करना पड़ता था उनको, ठीक है। उसका मंगोलियन डिड नॉट टेक फार्मिंग, इन लोग फार्मिंग नहीं करते थे क्योंकि मे बी ग्रासेस बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, तो भेड़ बकरी पालना शायद मोस्ट सुटेबल था उनके लिए। दे लिव्ड इन टेंट, और ये दूसरी बात है कि ट्रैवल करते थे एक जगह दूसरी जगह तक, टेंट में रहते थे जिसको घर बोलते हैं हम। और अपने भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते थे विंटर, जहाँ पे समर टू विंटर पैस्चर के सर्च में। सो आई मीन आइदर एंड सॉरी एथनिक एंड लैंग्वेज टाइज यूनाइटेड द मंगोल पीपल। आमतौर पे उनका जो एथनिक या लैंग्वेज जो टाइज था वो उसकी वजह से इन सारे ट्राइबों को यूनाइट कर रखता था। सोसाइटी है डिवाइडेड इनटू पैट्रीलिनियल पैट्रीलिनियल लीनिएज, फादर हेड थे, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था। जो रिचर फैमिली हुआ करते थे वो ज़्यादा लैंड या एनिमल या पैस्चर लैंड हुआ करता था, जिसमें जितना ज़्यादा था उतना ज़्यादा सोशल स्टेटस मिलता उनको। सो एक्सट्रीम क्लाइमेट था, सूखा होता था, उनके खाने की कमी होती थी उनको क्योंकि हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ एरिया होता था। और पैस्चर के लिए या ग्रासलैंड के लिए आपस का जो ट्राइब थे उनमें झगड़ा हुआ करता था, ये भी था, ठीक है। रेड करते थे उन लोग एक दूसरे को। कॉन्फेडरेसी, स्मॉल फैमिली जो थे और बिग फैमिली जो थे, आमतौर पर स्मॉल फैमिली बिग फैमिली से मिल जाते थे, और इसलिए क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है, और बिग फैमिली को भी उससे सपोर्ट मिलता था। और दूसरी बात, जंगीज खान कॉन्फेडरेशन वाज मच बिगर एंड पावरफुल, सर्वाइव्ड इट्स फाउंडर। तो कॉन्फेडरेसी मतलब ग्रुप ऑफ ट्राइब, दे गॉट यूनाइट टुगेदर टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। जंगीज़ खान भी कन्फेडरेसी बनाया था, और इसका कन्फेडरेसी बहुत बड़ा था, पावरफुल था, और मरने के बाद भी चलता रहा। सो स्टेबल इनफ टू काउंटर लार्ज आर्मी विद सुपीरियर इक्विपमेंट इन चाइना, ईरान एंड ईस्टर्न यूरोप। तो इन लोग जो थे स्पेशली जंगीज़ खान और इनके जो कन्फेडरेसी थे उनके पास इतना सुपीरियर इक्विपमेंट था, आर्मी था, कि इन लोग चाइना, ईरान और ईस्टर्न यूरोप में जो भी पावर थे उनके साथ इन कन्फ्रंट हुए इन्होंने और उनको डिफीट भी किया। सो मंगोल्स कंट्रोल ओवर दीज रीजन्स, दस गॉट होल्ड ऑफ एग्रेरियन अर्बन। अब धीरे धीरे, पहले तो जब मंगोल में थे तो उनका मेन पेस्टोलिज्म था क्योंकि ग्रास लैंड वगैरह होता था, ये सब होता था। लेकिन जब उन्होंने चाइना को, जब उन्होंने ईरान को या ईस्टर्न यूरोप को कब्जा किया तो वहाँ पे अर्बन सेटलमेंट थे, शहर वगैरह थे, उसके बाद एग्रेरियन सोसाइटी था, तो इन सब चीज़ों पे उनका कंट्रोल आना शुरू हो गया, ठीक है। आप देखते हैं मंगोल चाइना, ईस्ट में चाइना है यहाँ पे, ठीक है, और इस तरफ वेस्ट में मंगोल है, चाइना के वेस्ट में, और चाइना मंगोलिया के ईस्ट में इधर चाइना के नीचे इंडिया वगैरह है, ठीक है, पंजाब वगैरह इस पार्ट में हम देखते हैं।
अब देखो, स्कैंटी रिसोर्सेज इन मंगोलिया मेड देम टू ट्रेड विद द नेबरिंग चाइना। अब कैसे इन लोग चाइना के साथ कांटेक्ट में आते हैं, मैंने आप बताया था ऊपर एक क्वेश्चन की, ये भी हमें देखना है कि whom did they interact with और why did they interact with these people। सो आपको पता है कि मंगोलिया में रिसोर्सेज कम थे, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से इन लोगों के पास जो भी था वो लोग चाइना वगैरह नेबरिंग कंट्री में बेचा करते थे। सो नेबरिंग कंट्री चाइना गेव मंगोलियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो कि मंगोलिया में नहीं होता था, और आयरन यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह मिलते थे वहाँ से लेते थे। और इन लोग क्या करते थे, हॉर्स, फर, या जो भी हंटिंग के एनिमल होते थे, ये सारे उनको सप्लाई करते थे। इस तरह से एक्सचेंज हुआ करता था। सो देयर वाज टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट ओवर द ट्रेड फॉर द प्रॉफिट। अब देख तो ये ट्रेड था कि इन लोग जो थे फर वगैरह, एनिमल, ये सब चीज़ एक्सचेंज करते थे, हॉर्सेस देते थे चाइना को, चाइना से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और आयरन यूटेंसिल लिया करते। लेकिन लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम था, इनके अंदर जो था कि ये टेंशन तो था कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट करेगा, और इस चक्कर में देयर यूज टू बी कन्फ्लिक्ट ऑल्सो। सो वेन एवर मंगल्स वर स्ट्रॉन्गर दे इम्पोज द टर्म्स ऑफ कंडीशन। सिमिलर स्टेट्स वर एडोप्टेड बाई चाइना। तो जब चाइना स्ट्रॉन्ग होता था तो चाइना इनके ऊपर अपना टर्म्स एंड कंडीशन रखता था और प्रॉफिट और ट्रेड में प्रॉफिट कमाता था। जब मंगोलियन स्ट्रॉन्ग होते थे तो मंगोलियन चाइना के ऊपर अपना टर्म्स एंड कंडीशन रखते थे, इस तरह से। सो मंगोल ऑल्सो रेडेड चाइना। अब जब मान लो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता था मंगोलिया में कि खाने पीने की नहीं होती, तो रेड करते थे चाइना में। और ये रेड जो था बहुत ही लिथल हुआ करता था, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता था, लूट दिया जाता था। तो चाइनीज एम्पायर थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया था, जिससे कि मंगोलियन के अटैक से, मंगोलियन के इन्वेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, सो यहाँ तक हमें समझ में आया। अब हम देखेंगे कैरियर ऑफ चंगेज खान। क्या था कैरियर ऑफ चंगेज खान? कैरियर ऑफ चंगेज खान। सो ये चंगेज खान है, जो हमें यहाँ पे इमेज दिख रहा है चंगेज खान का। ठीक है, सो ये बॉर्न सम टाइम अराउंड 1162। हम श्योर नहीं है कब बॉर्न हुआ था, तो बट मे बी 62 में हुआ था, नियर ओनान रिवर इन नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया। सो मंगोलिया के नॉर्थ में ओनान रिवर है, वहीं पास में कहीं चंगेज खान का जन्म हुआ था। सो जब जन्म हुआ था तो उसका नाम तेमुजिन था, जो सन ऑफ यसोजी, चीफ ऑफ कयात ट्राइब। सो कयात ट्राइब था, मैंने बताया था पहले कि वो बहुत सारे ट्राइब हुआ करते थे उस एरिया में। उनमें से एक ट्राइब जो था वो कयात ट्राइब था, उसी के चीफ जो थे उसका बेटा था ये तेमुजिन। ठीक है, सो लेकिन शुरुआत का दिन इसका अच्छा नहीं था। इसके फादर जो थे बहुत कम उम्र में मारे गए थे। ठीक है, अर्ली एज रेज्ड बाय, और उसकी मम्मी जो थी, मदर जो थी, ओलून एगी, जो उन्होंने इसको रेज किया था, इसको पाला पोसा था। और इन द फॉलोइंग डिकेट तेमुजिन वाज कैप्चर्ड एंड एनस्लेव सून आफ्टर हिज मैरिज। जब उसका शादी हुआ, वाइफ वो भी किडनैप हो गई थी, और ये भी आई मीन एनस्लेव कर लिया गया था। तो ही हैड टू फाइट टू रिकवर हर, और बाद में इसे लड़ाई लड़ना पड़ा अपने वाइफ को फ्री कराने के लिए। लेकिन इस कठिन समय में उसके 3 फ्रेंड थे, एलोय थे, बोर्गोचो, जो कि ट्रस्टेड फ्रेंड था उसका, जामुका उसका ब्लड ब्रदर था, जो कि उन्होंने अपने मर्जी से उसे अपना भाई बनाया था, और रिस्टोर्ड ओल्ड अलायंस विथ केरीतीज। केरीतीज जो थे वो भी ट्राइब थे उसके, और ये बहुत पॉपुलर ट्राइब था। तुगरील जो था उसका लीडर था, उसी का नाम ओंगा, ओंगा टाइटल उसका मिला हुआ था, ओंगा खान। और फादर के ओल्ड ब्लड ब्रदर थे। तो ये सारे लोग उनको शुरू में मदद किए, जब उनका खराब दिन चल रहा था, जब तेमुजिन का खराब दिन चल रहा था उस समय। देखो, फ्रॉम 1180 टू 1190 रिमेन लॉयल टू ओंगा खान। ओंगा खान में मैंने बताया था कि वो एक बहुत बड़ा ट्राइब था, और उसका लीडर जो था ओंगा खान था। ओंगा खान एक्चुअली टाइटल था जो चाइनीज ने दिया था। तुगरील जो था वो वहाँ का लीडर था। सो ये उनके उनके बहुत ट्रस्टेड एलाई थे टू डिफीट, और उसकी मदद से उसने बाकी जो एडवर्सरीज थे उसको डिफीट किया था। जामुका हो गया, जो कि पहले फ्रेंड था लेकिन बाद में हॉस्टल हो जाता है, उसको डिफीट करते हैं। उसके बाद बाकी दूसरे ट्राइब को भी वो डिफीट करते हैं। जो ट्राइब सरेंडर करता है उनको अपने अपने कन्फेडरेसी में इंक्लूड कर लेते हैं, जो नहीं करता उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। द पावरफुल ततर्स, फादर के असैसिन जो थे, उनको भी डिफीट किया जाता है। एंड देन फाइनली द कैरितीस जो थे, और ओंगा खान हिमसेल्फ लास्ट में डिफीट होता है। ओंगा खान से भी डिस्प्यूट होने लगता है।
इवन द केरतीज जो थे उन्हीं के लीडर थे ओंगा खान, उनको भी डिफीट किया जाता है चंगेज खान के द्वारा। इस तरह से वो अपने आप को आसपास के जितने भी सारे ट्राइब थे आइदर मंगोल और चंगेज खान के कॉन्फेडरेसी के साथ मिल जाता है या उनको डिफीट कर दिया जाता है। और इस तरह से वो एक पावरफुल कॉन्फेडरेशन इस्टेब्लिश करते हैं जिसका वो लीडर होता है चंगेज खान, ठीक है। और इस तरह से वो पावरफुल बन जाता है। अब जब जब आसपास के एरिया में अपने आप को कंसोलिडेट कर लेता है, आसपास के एरिया में जब अपने आप को सुपीरियर बाकी ट्राइबों से सुपीरियर ट्राइब अपने ट्राइब को बनाता है और बनाने के बाद उसका लीडर बनता है, तब वो 1206 में नाइमान पीपल एंड द पावरफुल जामोकाज को भी डिफीट करता है 1206 में वो। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब करने के बाद कुरिलताई जो होता है एक असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टन होता है, जितने भी सारे ट्राइब थे उनके चीफ, ठीक है, जितने भी सारे ट्राइब थे अनगिनत ट्राइब थे वहाँ पे उनके चीफ जो थे उनका एक असेंबली था। उस असेंबली को हम खोरेलताई बोलते हैं। यहाँ पे वो अपने आप को डिक्लेयर करता है कि वो ग्रेट खान है ऑफ मंगल, सबसे बड़ा लीडर है, विद द टाइटल चंगेज खान एंड ओसानिक किंग और द यूनिवर्सल रूलर है वो। और इस तरह से ही गेट द नेम चंगेज खान, ठीक है। अब देखते हैं आफ्टर बिकमिंग चंगेज खान वो क्या क्या करता है। रीऑर्गेनाइज ऑफ मंगल पीपल, मैंने अभी बताया था कि जस्ट बिफोर कोरेलताई इन 1296 चंगेज खान हैड रीऑर्गेनाइज मंगल पीपल इनटू मोर इफेक्टिव डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स दैट फैसिलिटेटेड हिज फ्यूचर कैरियर। तो उसने क्या किया, सबसे पहले काम उसने जितने भी सारे छोटे बड़े ट्राइब थे उनको रीऑर्गेनाइज किया, उसको मिला के एक बड़ा कॉन्फेडरेसी बनाता है और ही हिमसेल्फ बिकम द लीडर ऑफ दैट कॉन्फेडरेसी। उनको इफेक्टिव और डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स कन्वर्ट करता है। कैसे करता है ये भी हम देखेंगे आगे। और इसी ये इफेक्टिव और डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स ट्राइब को अलग अलग ट्राइबों को बनाने का ही एक कारण है, वो इतना पावरफुल बन जाता है। सो चेंगिस खान एक्सपेडिशन आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ हिज पोजीशन, जब वो अपने मंगोलियन एरिया में उस आसपास के एरिया में जब अपने आप को अपने पावर को कंसोलिडेट कर लेता है, अपने आप को ग्रेट खान डिक्लेयर कर लेता है, तब वो उसका एक्सपेडिशन शुरू होता है या तो आसपास के कंट्रीज में अटैक करना शुरू करता है। और यहाँ पे है चाइना उस समय हसी पीपल जो थे वो तिब्बतियन ओरिजिन में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में थे, उन लोग रूल कर रहे थे। जोरचेन जो था वो चिन डायनेस्टी का था जो कि पेकिंग से रूल कर रहा था, और सुंग डायनेस्टी जो था सदर्न चाइना को कंट्रोल कर रखा था। यहाँ पे है हमें दे रखा है मैप में, ठीक है। सो जिन डायनेस्टी सदर्न में सुंग डायनेस्टी था, और यहाँ पे आई मीन तिब्बतियन पार्ट में जिया डायनेस्टी जो था वो रूल कर रहा था। तो इन इन लोगों को डिफीट करना था, और तो उसने अपना एक्सपेडिशन शुरू करता है पहले चाइना की तरफ। और ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, ये तीनों मैंने बता दिया कि सुंग डायनेस्टी, उसके बाद पेकिंग से जो जो रूल करता था नॉर्थ चाइना से, और उससे पहले हासी पीपल जो थे जो तिब्बतियन ओरिजिन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में रूल करते थे। सो क्या होता है कि 1209 में वो हासिया जो थे उनको डिफीट करता है, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न चाइना में रूल करते थे। 1230 में चाइनीज डायनेस्टी वाज डिफीटेड, चीन डायनेस्टी को डिफीट करता है पेकिंग से, और इवन पेकिंग को सैक कर लेता है, पूरा कैप्चर कर लेता है। आफ्टर दिस बैटल कंटिन्यूड अंटिल 1234। उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, उसने अपना पोजीशन चाइना में स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो अपने होमलैंड वापस आ जाता है 1116 में, और वो जो वहाँ का एक्सपेडिशन अपने सबऑर्डिनेट मिलिट्री ऑफिसर को सौंप के आगे अपने होमलैंड आ जाता है। अब देखो इन 1218 डिफीटेड काराकतिया द तिनसान माउंटेन नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना। चाइना के नॉर्थ वेस्ट में तिनसान माउंटेन था, वहाँ पे एक ट्राइब रहते थे, रूलर रहते थे इनफैक्ट, काराकतिया, उनको डिफीट करता है। उसके बाद दे मूव टू अमू दरिया, अमू दरिया नदी का नाम है, रिवर है, और उस रिवर के आगे जो 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 भी रीजन होता है या स्टेट होते हैं उसको ट्रांस ऑक्सेनियन, ठीक है, ट्रांस ऑक्सेनियन और खवारिज्म, ये एरिया जो है उस एरिया को ट्रांस ऑक्सियन, हाँ, यानी कि ऑक्सियन रिवर के बियॉन्ड जो भी टेरिटरी होता है वहां तक पहुंचता है। खवारिज्म भी उसके अंदर आता है, और उस समय खवारिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर के अंडर में था, बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही लर्नेड पार्ट माना जाता था इस्लामिक वर्ल्ड का, तो वहां तक पहुंचता है वो।
अब वहाँ पे क्या होता है कि 1219 से 1222 के बीच में अब जैसे जब खवारिज्म पे वो अटैक करता है, उसका कारण होता है वो अपने पहले एनवॉय भेजता है, एम्बेसडर भेजता है वहाँ पे, लेकिन उसके एम्बेसडर को वहाँ पे मार दिया जाता है। ऐसा जनरली नहीं होता है। हम कोई भी दूसरे राजा का दूत जब आता है तो उसे रेस्पेक्ट दिया जाता है, उसे वापस भेज दिया जाता है विथ रेस्पेक्ट, अगर आप हम उसकी बात नहीं मानते हैं तो भी। लेकिन यहाँ पे गलती हो गया था खवारिज्म के राजा किंग से, और इसकी वजह से मंगोल जो है वो अटैक करते हैं, और पूरा जो खवारिज्म में जितने भी सारे सिटी होते हैं, जैसे कि ओतरार हो गया, बुखारा हो गया, समरखंड, बल्ख, गुरुगंज हो गया, मेरवे हो गया, निषादपुर हो गया, हेरात हो गया, ये सारे एरिया को डिफीट किया जाता है। बहुत सारे सिटी जो पहले खवारिज्म में थे, रूरल कंट्री में थे, और मंगोल अपने अंडर ले लेते हैं। फाइनली बहुत सारे टाउन्स जो थे जो कि डिवास्टेट कर दिया गया। निशापुर को ना बहुत बुरी तरह से जहाँ पे चंगेज खान का जो बेटा था उसको उसको मार दिया गया था, तो उसने पूरा शहर को तबाह कर दिया। ऐसा को इवन एनिमल्स वर, डॉग एंड कैट्स वर आल्सो किल्ड। सो इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया था। ठीक है, अब आता है सुल्तान मोहम्मद रूलर ऑफ खवारिज्म। ठीक, अब वहाँ का राजा था खवारिज्म, जहाँ पे मैंने बताया था कि उसने अटैक किया था। उस चंगेज खान का गुस्सा, जबकि उसके मंगोल एनवॉय को वहाँ एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, तो वो क्या करता है, उनका पीछा करते करते मंगोल फोर्सेस अजरबैजान पहुँचते हैं, जो कि साउथ ऑफ रशिया में कुछ प्रोविंसेस होते हैं, और डिफीट करते हैं। फिर वहाँ पे क्रीमिया, एट क्रीमिया जो था, उन्होंने रशियन फोर्सेस को डिफीट किया जाता है, कैस्पियन सी के एरिया को पूरा कैप्चर कर लेते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि, और दूसरा विंग जो है ना, सुल्तान का सन, मैंने बताया ना, सुल्तान जो था सुल्तान मोहम्मद, जिसने कि बहुत सा रशियन सॉरी मंगोल एनवाई को एग्जीक्यूट किया था, उसको उसके पीछे जब चंगेज खान का गुस्सा दिखता है तो वो वहाँ पर अटैक करता है और बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लेता है, बहुत सारे सिटी को बर्बाद कर देता है, और सुल्तान मोहम्मद का पीछा करता है। और उस प्रोसेस में वो अजरबैजान, रशियन प्रोविंसेस को कैप्चर कर लेता है, और इस तरह से कैस्पियन सी के आसपास के एरिया को भी अपने अंडर ले लेता है। अब हम देखते हैं मंगोल आर्मी जो थे, वो, और एक एक जो मंगोल आर्मी था, वो सुल्तान मोहम्मद का सन जो था, उसको पीछा करते करते अफगानिस्तान सिंध तक पहुंचता है, और उसे वहाँ पे वो प्लान करता है चंगेज खान की, वो इंडिया से हो, नॉर्दर्न इंडिया से होते हुए, आसाम होते हुए वो मंगोलिया जाएगा। लेकिन एक सूझसेयर जो था, जो भविष्यवाणी करते हैं, या जो ऐसे लोगों ने, ऐसे कुछ सूझसेयर ने उनको सलाह दिया कि इस तरफ जाना ठीक नहीं होगा, और उस समय आसाम वगैरह का या नॉर्थ इंडिया क्लाइमेट भी उतना अच्छा नहीं था, तो इसकी वजह से वो अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया। अदरवाइज वो इंडिया आता तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है, तो चंगेज खान डाइड इन 1227, और इस तरह से हम देखते हैं कि चंगेज खान एक बहुत बड़ा ट्राइबल कॉन्फेडरेशन से एक बहुत बड़ा एरिया क्रिएट करता है, और एक्सपैंड करता है अपने एबिलिटी के बेसिस पे। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मंगोल्स एंड चंगेज खान, क्या कारण था कि चंगेज खान इतना सक्सेसफुल हुआ। एक एक आई मीन एक चीफ का बेटा होने के बाद उसने किस तरह से मंगोलियन को यूनाइट किया, मंगोलियन ट्राइब को यूनाइट किया, एक कॉन्फेडरेसी, एक मिलिट्री फोर्स बनाया, डिसिप्लिन आर्मी में कन्वर्ट किया, एंड फाइनली स्टार्ट, नॉट ओनली ही डिफीटेड ऑल द ट्राइब्स अराउंड मंगोल, बल्कि ही एक्सपैंडेड हिज पावर टुवर्ड्स चाइना ऑल्सो। उसके बाद ईस्ट की तरफ उसने खवारिज्म और बहुत बड़ा एरिया को उसने उसने अपने अंडर में ले लिया, जो कि पहले खवारिज्म रूलर के अंडर में था। ठीक है, सो क्या कारण था सक्सेस का चंगेज खान का। सो चंगेज खान मिलिट्री अचीवमेंट वाज ड्यू टू हिज एबिलिटी टू इनोवेट and transform different aspects of steppe combat into extremely effective military strategy। देखो क्या था कि उसके पास वो एबिलिटी था कि वो नए नए तरीके अडॉप्ट कर सके, और उसने स्टेपीज मतलब होता है ग्रास लैंड, जो साउथ ऑफ रशिया में ग्रास लैंड है उसको स्टेपीज बोलते हैं, बहुत बड़ा ग्रास लैंड है। और क्योंकि ये मंगोलिया में उन्हें हॉर्स प्रैक्टिस था, बहुत ज़्यादा हॉर्स यूज़ करते थे, आइदर फॉर एवरी पर्पस के लिए, इवन मिलिट्री पर्पस के लिए भी।
तो उन्होंने इस स्टेपेज को ट्रांसफॉर्म किया, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टेपेज को, और उसको अपने फायदे के लिए यूज किया। मिलिट्री स्ट्रेटजी डेवलप किया जिसके जिसके थ्रू स्टेपेज में जितने भी सारे इनके एनिमी थे उनको डिफीट कर सके। उसके बाद हॉर्स राइडिंग स्किल उनका बहुत ही एक्सेलेंट था, जिसकी वजह से वो बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। स्पीड और मोबिलिटी जो था उनके आर्मी का बहुत इफेक्टिव था बिकॉज ऑफ हॉर्स राइडिंग स्किल जो था उनके पास। एबिलिटी ऑफ रैपिड शूटिंग आर्चेज फ्रॉम द हॉर्स बैक, इन्होंने ऐसा प्रैक्टिस इस तरह से डेवलप किया था कि वो घोड़े पे बैठ के इजीली तीर वगैरह चला सकते थे और बहुत ही इफेक्टिव वे में। सो ये भी कारण था चंगेज खान के आर्मी को सक्सेसफुल होने का। द स्टेपिश कैवेलरी हैड ऑलवेज ट्रेवल लाइट एंड मूव क्विकली, ये मैंने बताया कैवेलरी मतलब हॉर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही इफेक्टिव हैं, स्पेशली इन द स्टेपीज आर्मी को मूव करने के लिए। दैट ऑल्सो हेल्प्ड चंगेज खान एंड हिज आर्मी। दे यूज्ड फ्रोजन रिवर एज अ हाईवे टू एनिमी सिटीज एंड कैंप, और इस तरह से उनको पता था कि कौन सा मंथ में रिवर फ्रोज हो जाएगा और किस तरह से वहाँ पे मूव करेंगे और किस तरह से अपने एनिमी को शॉक दे देंगे अटैक करके। ये सब चीज़ वो लोग बहुत टैक्टफुली समझ गए थे और समझते थे और यूज भी करते थे। चंगेज खान लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ सीज इंजन एंड नाफ्ता बम्बार्डमेंट वेरी क्विकली, ये कुछ कुछ टेक्निक थे जो कि रिसेंटली उस समय डेवलप किया हुआ टेक्निक था, स्पेशली दैट वाज यूज्ड इन एंड कॉन्करिंग। सीज इंजन जो था जो कि स्टोन को थ्रो करते हैं हम किसी इसके थ्रू, ठीक है, और दूसरा जो था कि बम्बार्डमेंट को करते थे किसी भी फोर्ट को तोड़ने में। और ये भी एक नया टेक्नोलॉजी था जो कि उस समय चंगेज खान ने अपने मिलिट्री में यूज किया। उसके इंजीनियर जो थे वो बहुत ऐसे लाइट इक्विपमेंट पोर्टेबल डेवलप करते थे जिसको कि वो लेके इजीली वार में या कहीं भी मूव कर सकते थे। सो ये सारे कुछ कारण थे जिसकी वजह से मंगोल जो थे अंडर चंगेज खान बिकम वेरी इफेक्टिव, एंड विद दीज इफेक्टिव आर्मी एंड सोल्जर्स चंगेज खान ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया। लेकिन द मंगोल आफ्टर द चंगेज खान, देखो क्या हुआ मंगोल्स का, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मंगोल्स का क्या वो चंगेज खान का जो एक्सपेंशन पॉलिसी था उसको कंटिन्यू रखते हैं या वो दे कंटेंट देमसेल्फ विद व्हाटएवर दे हैड। अब हम देखते हैं यहाँ पे भी दो फेज हैं चंगेज खान के डेथ के बाद। फर्स्ट फेज जो था 36 से 42 था, इवन यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, और दूसरा 55 से 1300, इवन देयर ऑल्सो वी सी दैट सेकेंड फेज ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो पहला जो था 36 से 42 में हम देखते हैं कि उन्होंने रशियन स्टेपी, बुल्गार हो गया, कीव हो गया, पोलैंड, हंगरी, यानी कि यूरोपियन पार्ट में यूरोपियन प्लेन्स में जो भी कंट्री वर थे उनको डिफीट करते हैं फर्स्ट फेज में। और दूसरा फेज जो था 55 से 1300 में हम देखते हैं कि इराक, ईरान, सीरिया वगैरह ये सारे कंट्रीज को कैप्चर कर लिया जाता है। सो इस तरह से और ज़्यादा एक्सपांड होना शुरू हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज खान। टिल 1260 देयर वर नो चैलेंजेस टू मंगोल मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। जहां भी जाते थे वहां पे वो लोग डिवास्टेट कर देते थे, कॉन्कर करते थे एंड अपना टर्म्स एंड कंडीशन रखते थे। बट आफ्टर 1960 ओरिजिनल इम्पेटस ऑफ कैंपेन कुड नॉट बी सस्टेन इन द वेस्ट, यानी कि बाद में क्या हुआ कि वो जो ओरिजिनल उनका जो जो कैंपेन था, इम्पेटस ऑफ कैप्चरिंग अदर कंट्रीज, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, स्पेशली वेस्ट में, यूरोपियन पार्ट में, ठीक है, सो रशिया में। सो देयर वाज रिट्रीट इन हंगेरियन स्टेपी अगेन हंगेरियन ग्रासलैंड है, वहाँ पे उन लोग रिट्रीट मतलब वापस आना पड़ा, एंड डिफीट एट द हैंड ऑफ इजिप्शियन फोर्सेस सिग्नल द इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड। और इस तरह से हम देखते हैं कि अब वो जो स्पेशली वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पे वो डिफीट होना शुरू होने लगे, लेकिन अभी भी ईस्ट में बहुत पावरफुल थे। वाई वर मंगोल फेस रिट्रीट, अब क्वेश्चन आता है क्यों वो यूरोप से या हंगरी से या रशिया से वापस आना शुरू कर दिए, क्यों वो दे फेस डिफीट इन दोज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इंटरनल पॉलिटिकल सक्सेशन वर डिसेंडेंट ऑफ जोची एंड ओगोडी एलाइड टू कंट्रोल द ऑफिस ऑफ ग्रेट खान। तो यहाँ पे दो आपको पता है कि
जो आफ्टर डेथ ऑफ चंगेज़ खान उनके सन और ग्रैंडसन जो थे वो इनहेरिट किए, और ये दोनों मिल के जोची और ओगडोई जो थे उन्होंने दे ट्राई टू कंट्रोल द ऑफिस ऑफ ग्रेट खान। ठीक है। और दूसरी बात है, दीज इंटरेस्ट वर मोर इम्पोर्टेंट देन द परसूट ऑफ कैंपेन इन यूरोप। तो इनको लग रहा था कि हमें ग्रेट खान का जो भी आई मीन विरासत है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ना कि और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहिए। और यही कारण था कि उन्होंने नेग्लेक्ट किया अपना एक्सपेंशन पॉलिसी इन यूरोप, एंड देयर दे फेस डिफीट। Second compulsion, that Juche and Ogodi lineage were marginalized. देखो क्या हुआ ना कि बाई तोलोइड्स ब्रांच ऑफ चंगेज खान डिसेंडेंट, तो यहाँ पे जोची और लीनिएज थे या ओगोडी जो थे, इनको ना साइडलाइन कर दिया गया, और तोलोइड जो थे ब्रांच वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वेन मोंके जो जोची ट्राइब का एक रूलर था, जब वो पावर में आता है तो उसका इंटरेस्ट ईरान को कॉन्क्वेस्ट करने में ज़्यादा हो जाता है। 1216 में मोंके इंटरेस्ट इन चाइना इंक्रीज। तो जब जब ईरान और चाइना में मोंके का जो इंटरेस्ट है बढ़ जाता है, तो उस समय वो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट को इग्नोर करता है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि यूरोप में इनका जो रूल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। सो फोर्सेस एंड सप्लाईज वर डाइवर्टेड इनटू द heartland of Mongolia domain. As a result, they had to face defeat in Egypt and retreat in Hungarian steppe. And this is the reason why there was a retreat of Mongols in European part, especially Hungarian steppes में और Egypt में। ठीक है। So at that time हम उस समय देखते हैं कि we see that there was a conflict between Jochi and Tuluids along Russian and Iranian frontier, diverted Jochi away from the European expansion. So ये कारण था कि जो जो आपका जोशी जो थे उनका उनका कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, उनका लड़ाई शुरू हो गया था तोलेड along से along रशियन स्टेपी में, और दैट आल्सो लेड टू डाइवर्जन ऑफ आर्मी टुवर्ड दिस। कंक्लूजन क्या है कि पैराडॉक्स है कि ये लोग यूरोप में तो इनका एक्सपेंशन कम होने लगा, बट चाइना जो था उसको कंट्रोल कर लिया, पूरा यूनाइट कर लिया, और इतना ही नहीं ईस्टर्न एक्सपेंशन बढ़ गया और वेस्ट में इनका या यूरोपियन में इनका एक्सपेंशन कम होने लगा। सो हम ये पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, स्पेशली कोर्स ऑफ मंगोल एक्सपेंशन अंडर आइदर चंगेज खान और उनके डिसेंडेंट के द्वारा। बट अब हम देखते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ Mongols. So among Mongol, many other nomadic section, among all the able bodies, जो लोग भी जो थे ना यंग एडल्ट लोग थे, उनको आर्मी में ज्वाइन होना कंपलसरी था, उनको हथियार सीखना, ये ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी था, एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ द आर्मी व्हेन ओकेशन, जब भी डिमांड होता था, लड़ाई की जरूरत पड़ती थी तो उन्हें आर्मी में भेजा जाता। तो एक पहला ये था उनका organization. So the unification of different Mongol tribe and subsequent campaign against diverse people introduced new member into Chengiz Khan army and heterogeneous mass of people. अब क्या था ना, देखो क्या कि चंगेज खान ने बहुत सारे दूसरे दूसरे ट्राइब को डिफीट किया, और सिर्फ डिफीट ही नहीं किया बल्कि उनको अपने आर्मी में इंक्लूड किया, और इस तरह से मंगोल का आर्मी जो था वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल थे, हेट्रोजीनियस, अलग अलग एलिमेंट के लोग थे उसके अंदर। जैसे कि जो लोगों ने विलिंगली चंगेज़ खान का अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि टर्क्स हो गए, उगोर्स हो गए, ये लोग ना ऑन देयर ओन दे एक्सेप्टेड द सुजानिटी ऑफ द ऑफ चंगेज़ खान, और कुछ लोगों को डिफीट किया गया, केरियातीस जो थे इन लोगों को डिफीट करके मिलाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी आर्मी में अलग अलग तरह के लोग हुआ करते थे, अलग अलग ट्राइब के लोग होते थे। ठीक है। चंगेज़ खान आर्मी वाज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्टेपी सिस्टम। सो ओल्ड स्टेपी सिस्टम क्या था? डेसिमल सिस्टम था। इसमें जो छोटा यूनिट था वो 10 सोल्जर्स के होते थे, फिर उसके बड़े यूनिट जो थे 100 के होते थे, और उससे बड़े और बड़ा होता था जो 1000 सोल्जर्स के होते थे। सो इसको बोलते हैं हम
डेसिमल सिस्टम, जो कि स्टेपीज में, जो कि मंगोलिया में पहले से ही फॉलो किया जाता था, लेकिन उसमें कुछ बदलाव लेके आए थे चंगेज खान ने। और उन्होंने जो था क्या कि जैसे मान लो कि एक यूनिट था, उसमें एक ट्राइब के लोग रहते थे पहले, ठीक है। सो सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल यूज टू रिमेन इन वन यूनिट, बट उसको बदल के चंगेज खान ने इस सिस्टम को बदल दिया। बेसिकली उसने क्या किया कि एक यूनिट में मान लो कि 100 सोल्जर्स है, तो उसमें अलग डाइवर्स ग्रुप के लोग जो थे देवर मेड पार्ट ऑफ वन यूनिट। सो इससे क्या होता था कि उनके अंदर यूनिटी नहीं आएगा, उनके अंदर अपने आई मीन जो किंग है उनके खिलाफ लड़ने के लिए वो लोग कभी भी यूनिटी नहीं आ पाएगा। सो यही सिस्टम था। इन ओल्ड सिस्टम द क्लैन एंड द ट्राइब्स वुड हैव को एग्जिस्टेड विद इन द डेसिमल सिस्टम। तो मैंने बताया ना कि एक ही जैसे 100 एक यूनिट है जिसमें 100 सोल्जर थे, तो एक ही तरह के लोग इसके अंदर होते थे, एक ही ट्राइब के लोग होते थे। चंगेज खान ने इसको स्टॉप कर दिया। ही डिवाइडेड द ओल्ड ट्राइबल ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर मेंबर्स इनटू न्यू मिलिट्री यूनिट। तो मान लो कि उन्होंने क्या किया, एक यूनिट बनाया मिलिट्री वालों, जिसमें कि 1000 मेंबर है, तो 1000 मेंबर में क्या होते थे, 1000 सोल्जर होते थे। तो इसमें अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के लोग होते थे इसके अंदर। सो डाइवर्स ग्रुप के लोग होने की वजह से it was not possible to develop unity, and then this unit can go against चंगेज खान। सो इसलिए उन्होंने इस तरह का डिवीजन किया। एनी इंडिविजुअल हु, अगर मान लो कोई जिसको जो पोजीशन दिया गया, जिसको जिस यूनिट में रखा गया, अगर वो वहां से चेंज करने की कोशिश करता तो ऐसे लोगों को बहुत सीवियरली पनिश किया जाता था, ठीक है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर थे वो 10,000 सोल्जर्स हुआ करते थे, तुमान बोलते हैं इनको। और ये जो थे फ्रेगमेंटेड ग्रुप थे ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस वेराइटी ऑफ डिफरेंट एंड डिफरेंट लीनियज एंड क्लैन। तो मैंने क्या बताया था कि जितना बड़ा यूनिट होता था उसमें इतना डाइवर्स तरह के लोग होते थे, क्लैन ट्राइब के लोग होते थे, लीनियज के लोग होते थे। और फिर ना दे वर नॉट नोन बाय देयर ओन लीनियज और ट्राइब, बट नाउ दे वर नोन एज ए चेंगिस खान आर्मी। ये एक पहचान, नया पहचान दिया गया जो सोल्जर्स थे उनको। और इस तरह से चंगेज खान ने अपने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। द न्यू मिलिट्री कंटिजेंट वर रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर हिज 4 सन्स, ठीक है। 4 बेटे थे उसके चंगेज खान के, उनके अंडर रह के उनको काम करना था। स्पेशली चोजन कैप्टन्स ऑफ हिज आर्मी यूनिट अंडर नोयान, ठीक है। तो इस तरह से एक आर्मी के यूनिट था, उसका नोयान बोलते थे। और इनको चंगेज खान के जो बेटों के अंडर में रह के काम करना होता था, उनके सुपरविजन में, उनके डायरेक्शन में। ऑल इंपॉर्टेंट एमंग द न्यू रेल्म वाज a band of followers who had served Genghis Khan loyally through grave adversity from the many years। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो लोग थे जो कि चंगेज खान को हेल्प किया था, सर्व किया था उस समय, जबकि चंगेज खान का जो थे, चंगेज खान उतना स्ट्रांग नहीं हुआ था। और ऐसे लोगों को भी आर्मी में इंक्लूड किया गया। और उनको वो ब्लड ब्रदर बोला जाता है। चंगेज खान पब्लिकली ऑनर्ड सम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स एज ए ब्लड ब्रदर, क्योंकि उन्होंने उनके चंगेज खान के साथ बहुत लॉयल थे और चंगेज खान को हर जगह उन्होंने असिस्ट किया, मदद किया, इसलिए उनको ब्लड ब्रदर का नाम दिया गया। उसको अंडा बोलते हैं हम। येट अदर्स जो थे फ्री ऑफ हम्बल रैंक जो थे, उनको भी स्पेशल रैंकिंग दिया गया। और उनको नौकर, टाइटल दैट मार्क्ड क्लोज रिलेशनशिप विद द मास्टर। यहाँ पे नौकर मतलब सिर्फ सर्वेंट नहीं होता है, बल्कि समबडी हु इज वेरी क्लोज टू हिज मास्टर, ऐसे लोगों को नौकर बोला गया। आपको पता है स्लेव डायनेस्टी हुआ करता था तुर्कीज में, तर्क में। और उससे ऐसा नहीं कोई नौकर थे, स्लेव थे, गुलाम थे, बल्कि दे वर द रूलर। उसी तरह से कॉलिंग समबडी नौकर मतलब ही इज वेरी क्लोज टू द मास्टर, चंगेज खान। दिस रैंकिंग did not preserve the right of old clan chieftain. The new aristocracy derived its status from the क्लोज रिलेशनशिप विद द ग्रेट खान ऑफ मंगोल। तो ऐसा है ना कि ये नहीं कि पहले इस क्लैन के चिफ्टन है तो ही विल बी गिवन मोर रैंक, ये बड़ा क्लैन है, बड़ा ट्राइब है, उनके चिफ्टन है तो उनको ज़्यादा रैंक, ऐसा कुछ नहीं। वो सब कुछ चीज़ को साइड लाइन कर दिया गया। और जो लोग ग्रेट खान के क्लोज थे, ऐसे लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दिया गया आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेशन में और अरिस्टोक्रेसी में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा 10th पॉइंट है यहाँ पे, इन दिस न्यू हायरार्की चंगेज खान असाइन द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द न्यूली कॉन्कर्ड पार्ट ऑफ हिज 4 सन। तो जो भी नए नए न्यू एरियाज को कैप्चर किया गया चंगेज खान के द्वारा,
वो बाद में उनको अपने बेटे के अपने जो उनके 4 सन थे उनको दे दिया गया रूल करने के लिए। और दीज कंप्राइजेज 4 उलूज। उलूज मतलब ओरिजिनली फिक्स टेरिटरी। मान लो एक टेरिटरी था जिसमें कि उसका एक सन रूल करता था, दूसरा टेरिटरी कहीं और कोई और रूल करता था, इस तरह से। सो जूची जो था उसका एल्डेस्ट सन था, जिसको रशियन स्टेपी मिला गया। रशियन स्टेपी में रशिया के सदर्न पार्ट ऑफ रशिया में जो ग्रास लैंड थे उसको जो जो मंगोल के द्वारा कैप्चर किया था उसको जूची को मिला। चगताई जो था जो सेकेंड सन था, रिसीव द ट्रांस ऑक्सियोन स्टेपीज एंड लैंड नॉर्थ ऑफ पामीर माउंटेन। तो हम देखते हैं कि ये पार्ट जो था ट्रांस ऑक्सियन और स्टेपी जो था पामीर, उसको उसको उसके सेकेंड सन को दे दिए। ओगोडी जो था थर्ड सन था, जो कि काराकोरम विद द कैपिटल काराकोरम ग्रेट खान या चंगेज खान को सक्सीड किया। और तोलोई जो था यंगेस्ट सन था, जो कि एंसेस्टर मंगोलिया, उसको दिया गया रूल करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से मिलिट्री सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया, किस तरह से उसने डाइवर्स ग्रुप के लोगों को अपने आर्मी में इंक्लूड किया, जिससे कि उनको कंट्रोल किया जा सके। और उसने कुछ लोगों को लॉयल रखा, उनको 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 अंडा या ब्लड ब्रदर के नाम से ऑनर किया गया। कुछ लोगों को नौकर बोला गया, जिससे कि, और ये जो थे ऐसे लोग थे जो कि दे वर वेरी क्लोज टू चंगेज खान। सो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कोरियर सिस्टम ऑफ चंगेज खान। याम बोलते हैं इसको, कोरियर सिस्टम को याम बोलते हैं। क्या था कोरियर सिस्टम? देखो, चंगेज खान हैड ऑलरेडी फैशन्ड ए कोरियर सिस्टम दैट कनेक्टेड द डिस्टेंस एरिया ऑफ हिज एम्पायर। आपको पता है उसका एम्पायर बहुत ही बड़ा था, और इतना बड़ा एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए एक तरह से एक वेल डेवलप्ड कनेक्टिविटी चाहिए। और उस कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए उसने कोरियर सिस्टम शुरू किया था। उसको हम याम बोलते हैं। ठीक है, फ्रेश माउंट एंड डिस्पैच सोल्जर्स राइडर्स वर प्लेस्ड इन ए आउटपोस्ट एट रेगुलरली स्पेस। जैसे मान लो कि इतना बड़ा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे कुछ सोल्जर होते थे, पोस्ट होता था, ये पोस्ट होता था, ये पोस्ट होता था, इस तरह से। मान लो यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन लेके यहाँ गया, यहाँ से दूसरे माउंट घोड़े वगैरह होते थे, उसके बाद सवार होते थे जो लेके यहाँ जाते थे, फिर यहाँ से इस तरह से ईजिली, और जो यहाँ से न्यूज जाता था वो इस तरह से कनेक्ट होकर आया करता था। तो डिफरेंट पोस्ट वर क्रिएटेड, डिफरेंट पोस्ट क्रिएट किया गया, बहुत सारे घोड़े वगैरह आई मीन सेलेक्ट किए गए, राइडर सेलेक्ट किए गए, जो कि रेगुलर बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह आई मीन जो सामान था या इंफॉर्मेशन था उसको इजीली कैरी करते थे घोड़े के द्वारा। For the maintenance of this communication, a system that Mongol nomad contributed or 10th of their herds। देखो 1/10 मतलब जैसे मान लो 100 है तो 100 है, तो उसमें 10 जो था इट विल बी गिवन 10 हॉर्सेस हो गया, या हर्ड्स भेड़ बकरी हो गया, वो टैक्स दिया जाता था गवर्नमेंट को, आई मीन चंगेज खान को, जिससे कि उस पैसे से उससे वो ये इतना बड़ा जो कोरियर सिस्टम है उसको मेंटेन कर सके। और इस टैक्स को हम बोलते हैं, तो कुछ लोग अपना लाइव स्टॉक देते थे, प्रोविजन देते थे, एज ए प्रोविजन देते थे, हॉर्सेस या हर्ड्स देते थे। कहने का मतलब कि इस कोरियर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए टैक्स दिया जाता था बाय द नोमैडिक पीपल, एंड दैट टैक्स वी कॉल क्यूबिकर टैक्स। ठीक है, नोमैड्स विलिंगली पेड द टैक्स, क्योंकि उससे उनको बेनिफिट हुआ करता था, ऐसी बात नहीं थी। द करियर सिस्टम याम वाज फर्दर रिफाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज खान। तो चंगेज खान मरने के बाद इसको और ज़्यादा बेटर किया गया, इसके स्पीड और रिलायबिलिटी को, जो सरप्राइज द ट्रैवलर्स, बहुत सारे फॉरेनर्स उस समय आए, मार्को पोलो आया था, तो वो उसने जो देखा उसने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलप सिस्टम ऑफ कोरियर सिस्टम है, जो कि बहुत अच्छा है और वेल मेंटेन्ड है बाय द किंग। इट एनेबल द चंगेज खान टू कीप चेक ऑन द डेवलपमेंट एट द फर्दर एंड ऑफ द एम्पायर। तो मान लो कुछ भी हो रहा है तो इजीली, अगर मान लो मैंने बताया था कि ये जो वेस्टर्न एक्सट्रीम है उसका एम्पायर का, ईस्टर्न एक्सट्रीम चाइना वगैरह हो गया, इधर यूरोपियन पार्ट प्लेन्स हो गया, तो कुछ भी यहाँ पे होता था तो इजीली कोरियर सिस्टम के थ्रू बहुत आसानी से ये मैसेज चंगेज खान तक पहुँच पाता था, और उसको इजीली वो कंट्रोल कर सकता था। ठीक है, सो ये इसका बेनिफिट था। नेक्स्ट है, व्हाट रिलेशनशिप डिड द कॉन्क्वेस्ट टेरिटरी हैड विद देयर नोमैडिक मास्टर। देखो आपको पता है कि जो मंगोल था एक छोटा एरिया था,
लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपना पावर को एक्सपांड किया ईस्ट की तरफ, चाइना वगैरह, उसके बाद इस तरफ ईरान हो गया, इराक हो गया, एंड फाइनली दे इवन रीच टू यूरोप, आई मीन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप ऑल्सो, रशिया को कब्जा किया। तो और ये जो थे बेसिकली जो जो मंगोल्स थे वो नोमैडिक ट्राइब थे, लेकिन जब उन्होंने एग्रीकल्चर, वो एरिया दैट इज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर, वो एरिया दैट इज डोमिनेटेड बाय ट्रेड, या एक तरह से डेवलप कल्चर से जब उन्होंने सामना हुआ तो क्या उनमें बदलाव लाया, क्या उन्होंने किस तरह से वो रिलेशनशिप मेंटेन किया, यही हमें देखना है एक में। द कॉन्कर्ड पीपल हार्डली फेल्ट एनी एफिनिटी विद द मास्टर। तो जब जब मान लो कोई एरिया चाइना में कैप्चर किया गया, चाइना जो था बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड था, ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे, वो लोग भेड़ बकरी नहीं पालते थे, वो लोग नोमैडिक लाइफ नहीं जीते थे। तो उन लोगों को अपने आप को वो कभी भी मंगोल से क्लोजनेस नहीं डेवलप कर पाए, वो हमेशा कटे कटे रहते थे उनसे। ठीक है, ड्यूरिंग द कैंपेन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 13th सेंचुरी सिटीज वर डिस्ट्रॉयड। तो मंगोल का अपना अपना तरीका था एक्सपैंड करने का, वो जो भी सिटी पे अटैक करते थे उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, लैंड को आई मीन जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको बर्बाद कर देते थे। ट्रेड जो था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन, ये भी एक तरह से डिस्टर्ब हुआ करता था जब भी अटैक करते थे दूसरे एरिया में। टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड मेड एनस्लेव्ड। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मार देते थे इन लोग, जो लोग बच जाते थे उनको 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 गुलाम बना लेते थे। ऑल क्लासेस ऑफ पीपल फ्रॉम फ्रॉम एलिट्स टू पीजेंट्री सफ़र। तो हर आदमी सफ़र किया शुरू में। आई मीन उनका धीरे धीरे ये सोच बदलता गया कि ये लोग एनिमी हैं हमारे। लेकिन पहले तो उनका जो रवैया था कॉन्कर टेरिटरी या वहाँ के लोगों के प्रति, वहाँ के लैंड के प्रति, वहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रति, वो उतना अच्छा नहीं था। इन द रिजल्टिंग इन स्टेबिलिटी द अंडरग्राउंड कैनाल कॉल्ड क्वांटाज इन द एरिड इरानियन प्लेटू फेल्ट इनटू डिसरिपेयर और डेजर्ट क्रिप्टिन। तो इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग नोमैटिक लोग थे, तो ये कभी भी एग्रीकल्चर या इरिगेशन को या अंडरग्राउंड कैनाल को उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इसकी वजह से ईरान का बहुत सारे पार्ट जो थे वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए। तो ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो जो एरिया कैप्चर था उस एरिया में वहाँ के लोग अपने आप को मंगोल रूल से एसोसिएट नहीं कर पाए और बहुत सफ़र किए। वहाँ का लैंड सफ़र किया, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सफ़र किया, एग्रीकल्चर सफ़र किया, लोग सफ़र किए। बेनिफिट दैट केम टू द कॉन्कॉर्ड, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे चेंजेस आना शुरू हुआ। वंस द डस्ट फ्रॉम द कैंपेन हैड सेटल्ड द यूरोपियन एंड द चाइनीज वर टेरिटोरियली लिंक्ड। अब देखो, एक सबसे पहली बात है कि जैसे मान लो कि मैंने बताया था ना, ये पूरा एरिया मंगोल था, यहाँ पे नीचे चाइना हुआ करता था, ये पूरा पार्ट यहाँ पे मंगोल था। ठीक है, ये पार्ट ऊपर रशिया था। सो मंगोल ने क्या किया, जब इस एरिया को कैप्चर कर लिया, चाइना वगैरह पूरा और इधर भी, तो एक कनेक्शन डेवलप हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, जबकि सब कैंपेन सेटल हो गया तो यूरोप और चाइना के बीच में टेरिटोरियल लिंक शुरू हो गया। और सिल्क रूट आपको पता है पहले से ही बहुत ज़्यादा डेवलप था, उसका उसका फ़ायदा मंगोलियन ने बहुत फ़ायदा उठाया था उसको। ठीक है, अपने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाने के लिए। इन द एरिया मंगोलियन कॉन्क्वेस्ट पीस वॉज एस्टैब्लिश एंड ट्रेड कम्युनिकेशन मैच्योर्ड। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एरिया में पहले वो कैप्चर किए थे वहाँ पे तो उन्होंने बहुत सारे बर्बादी लेके आए थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा, शांति लाया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया। कॉमर्स ट्रेड जो था अलॉन्ग विद सिल्क रूट जो था वो भी अपने पीक पे था मंगोल की तरह, मंगोल के समय। और मंगोल जो थे ट्रेड रूट को देखो, बिफोर मंगोल द ट्रेड रूट जो था ना चाइना में ही खत्म हो जाता था, लेकिन अब इसको कंटिन्यू किया गया नॉर्थ इनटू द मंगोलिया एंड काराकोरम और टू द न्यू एम्पायर तक कनेक्ट किया गया। फिर फाइनली इसको यूरोप तक ले गया गया जैसे जैसे उनका एक्सपेंशन बढ़ता गया। और द कम्युनिकेशन एंड द ईज ऑफ ट्रैवल वाज vital to retain the coherence of the Mongol regime and travelers were given a pass। तो जो भी इस रूट के थ्रू, सिल्क रूट के थ्रू जो भी ट्रेडर जाते थे उनको एक पास दिया जाता था, उसके लिए उनसे पैसा लिया जाता था। ठीक है, पर्शियन में उसको पैजा बोलते हैं, जो टैक्स दिया जाता था ट्रैवलर के थ्रू या ट्रेडर्स के थ्रू। और गरेज बोलते हैं उनको मंगोलिया में, जिससे कि आप इजीली उस एरिया से बिना किसी के इंटरफेरेंस के, बिना कोई अथॉरिटी के इंटरफेरेंस के वहाँ से निकल सकते हो। तो ट्रेडर्स पेड द बिज टैक्स फॉर द सेम पर्पस। ट्रेडर भी दिया करते थे और ट्रैवलर भी दिया करते थे टैक्सेस एक तरह से, और इस तरह से ये एक सोर्स ऑफ इनकम था मंगोल एम्पायर का।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द नोमेडिक एंड सेडेंटरी एलिमेंट्स विद इन द मंगोल एम्पायर ईज थ्रू द 13th सेंचुरी। जो हमने पहले ऊपर क्वेश्चन एक था ना कि क्या जो एरिया कैप्चर किया गया उस एरिया के लोग क्या अपने आप को एसोसिएट कर पाए थे मंगोलियन एम्पायर से? नहीं कर पाए थे। वहाँ पे हमने देखा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पास होते गया, सेडेंटरी मतलब होता है कि वो जो पीजेंट्री जो थे, एग्रीकल्चर एलिमेंट जो था और नोमेडिक एलिमेंट, दोनों अलग अलग चीज़। नोमेडिक मूव करते हैं एक दूसरे में भेड़ बकरी लेके, और ये जो था सेडेंटरी एलिमेंट जो था या परमानेंटली सेटल होते हैं लैंड पे और कल्टिवेशन करते हैं। क्या दोनों बाद में ये जो कॉन्ट्राडिक्शन सही हुआ या नहीं हुआ? लेकिन हम देखते हैं बाद में धीरे धीरे सही होने लगा था, और अब जो मंगोलियन थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे कि नहीं, हमें पीजेंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि इट इज थ्रू पीजेंट्री ओनली दे वर गेटिंग द सप्लाई ऑफ फूड और अदर आइटम। ठीक है, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द कॉन्ट्राडिक्शन इज। फॉर एग्जाम्पल, इन द 1930 एज द मंगोल वेज देयर सक्सेसफुल वार अगेंस्ट द चाइनीज डायनेस्टी, चिन डायनेस्टी इन नॉर्थ China, there was a strong pressure group within the Mongol leader that advocated the massacre of all the peasantry and conversion of their field into pasture land। देखो, जब उन्होंने चीन डायनेस्टी को नॉर्दर्न चाइना में कैप्चर किया, आई मीन 1230 में, ठीक है, ये है आपका 1230, 19 नहीं है, 1230 में। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप थे विद इन एम्पायर जो कि राजा को या ग्रेट खान को प्रेशराइज कर रहे थे कि जो हम पॉलिसी पहले फॉलो करते हैं वही पॉलिसी हमें यहाँ भी फॉलो करना चाहिए, और लोगों को मार देना चाहिए, पीजेंट्री को मार देना चाहिए, और उस एरिया को पैस्चर लैंड में कन्वर्ट करना चाहिए, खेती बाड़ी के लिए नहीं बल्कि भेड़ बकरी चरने के लिए। लेकिन इन 1270 हम देखते हैं व्हेन द साउथ चाइना वाज एनेक्स्ड टू द मंगोल एम्पायर आफ्टर द डिफीट ऑफ सुंग डायनेस्टी। साउथ चाइना में सुंग डायनेस्टी था, नॉर्थ चाइना में हमने देखा था चिंग डायनेस्टी के बारे में, चिन डायनेस्टी के बारे में। जो नॉर्थ चाइना वहाँ पे सुंग डायनेस्टी रूल करता था। चंगेज खान ग्रैंडसन कुबलाई खान ने अपीयर प्रोटेक्टर ऑफ द पीजेंट्री एंड सिटी। देखो, सी द चेंज इन द परसेप्शन ऑफ रूलिंग क्लास ऑफ मंगोल, कि पहले जो थे उनका मानना था कि जो एरिया कैप्चर को डिस्ट्रॉय कर दो, उसको वहाँ का खेती बाड़ी डिस्ट्रॉय कर दो और कन्वर्ट इनटू पैस्चर लैंड। लेकिन अब ऐसा कुबलाई खान ने क्या किया, 1270 जब चाइना को सुंग डायनेस्टी को उसने अनेक्स किया साउथ चाइना में, तो उसने बोला कि नहीं, पीजेंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिटी को डिस्ट्रॉय से बचाना चाहिए। अनदर एग्जांपल ऑफ इन 1304 व्हेन गजन खान डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान यंगेस्ट सन टोलोई, ही वार्नड फैमिली मेंबर एंड other general to avoid pillage of peasantry as it did not lead to stable and prosperous realm। तो बोला कि जो अपने जो जनरल थे उनको उसने डायरेक्ट किया कि जब भी कोई एरिया को कैप्चर करो तो वहाँ पेजेंट्री को नहीं मारो या एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय नहीं करो, क्योंकि ये उस एरिया का जो प्रॉस्पेरिटी है उसको अफेक्ट करता है, और अगर वो एरिया का प्रॉस्पेरिटी अफेक्ट करे तो ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट द मंगोल एम्पायर, मंगोलियन किंग ऑल्सो। ठीक है, सो इस तरह से उनका परसेप्शन चेंज होते गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाउ वर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटेड अंडर द मंगोल्स? इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, दैट इज द रीजन वाई दे कुड कैप्चर सच अ वास्ट एरिया, और नॉट ओनली कैप्चर बट मेंटेन इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ऐसा क्या, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था उनका यहाँ पे देखो। फ्रॉम द चंगेज खान रेन इटसेल्फ मंगोल हैड रिक्रूटेड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट टेरिटरी। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि जो सिविल वर्क देते थे, रोड बनवाना हो गया, ट्रेड हो गया, बाकी सारी चीज़ को देखने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं हम। ये आर्मी नहीं थे बल्कि, और आमतौर पे जो एरिया कॉन्कर्ड किया जाता था, जीता जाता, वहीं से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चुना जाता। जो लोग अच्छे होते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कर दिया जाता। दे वर सम टाइम मूव्ड अराउंड। उनको ऐसा नहीं था कि अगर मान लो कोई ईरान कैप्चर किया तो ईरान में ही कहीं से लोगों को चुना जाएगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे। अगर वो अच्छे हैं तो उनको दूसरे टेरिटरी में भेजा जाता था। जैसे यहाँ पे सच है, चाइनीज सेक्रेटरी वर डिप्लॉयड इन ईरान। चाइना से जो लोग अच्छे सेक्रेटरी थे उनको ईरान में एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। पर्शियन जो था उनको चाइना भेज दिया गया था। तो इस तरह से उन लोग अच्छे लोगों को रेस्पेक्ट करते थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को ड्यू इम्पोर्टेंस देते थे, और उनको ऐसे एरिया में भेजा करते थे जहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर वे में लाना है। दे हेल्प इन इंटीग्रेटिंग डिस्टेंस डोमेन। देयर बैकग्राउंड एंड द ट्रेनिंग वर ऑलवेज यूजफुल इन ब्लंटिंग द हार्शर एज ऑफ द नोमेडिक
प्रेडेशन ऑन सेडेंटरी लाइफ। तो क्या था कि जो जो आपका नोमेटिक लाइफ था वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो था उतना ज़्यादा शार्प नहीं हुआ करता था। बट जब उन्होंने नए नए एरिया को कैप्चर किया जहाँ पे लोग सेटल रहा करते थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, जहाँ पे ट्रेड था, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी था। सो ट्रेनिंग वाज आल्सो गिवन टू दीज पीपल। और उनको 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 बोला गया कि आप एडमिनिस्ट्रेट करो जब तक कि आप उस एरिया से रेवेन्यू जनरेट करके अपने मास्टर को नहीं दे रहे हो, तब तक यू आर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। एंड दिस वाज सेड टू मोस्ट ऑफ द people who are recruited as a administrator, ठीक है। फॉर these administrators commanded considerable influence। ऐसा नहीं था कि जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे उन लोग मंगोल एम्पायर पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। एग्जाम्पल 1230 में चाइनीज मिनिस्टर ये लू चू साई, ठीक है, म्यूटेड सम ऑफ द ओडोई मोर rapacious aggressive greed instinct। देखो द वजीर रशीदुद्दीन ड्राफ्टेड द स्पीच जो कि गंजन खान ने डिलीवर किया था, और उसमें ये बोला था कि आपको पिजेंट्री पिजेंट्री को खराब से ट्रीट नहीं करना है वंस द एरिया इज कैप्चर्ड। सो हम देखते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट थे दूसरे एरिया के एडमिनिस्ट्रेटर जो कि इवन दे यूज्ड टू राइट स्पीच एंड दैट स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय द मंगल किंग ऑल्सो। सो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट देख रहे हैं जहाँ पे कि जो जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो अलग अलग एरिया से रिक्रूट करते थे और उनको कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता था अगर वो बहुत एफिशिएंट है तो। और एफिशिएंसी एक चीज़ से निर्भर करता था कि कितना ज़्यादा वो वेदर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एम्पायर और नॉट, और क्या वो जब तक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मास्टर को दे रहे हैं तब तक दे आर कंसिडर एज ए एफिशिएंट, ठीक है। डिसेंडेंट ऑफ तोलोई हैड कम टू रूल चाइना एंड ईरान व्हेन दे हैड फॉर्म्ड यान एंड खानी डायनेस्टी, ठीक है। ये बाद में इन लोग चाइना और ईरान पर रूल करने लगते हैं। जो तोलोई ग्रैंडसन जो था जो चंगेज खान का, और वो अलग डायनेस्टी में फॉर्म कर लेते हैं लेटर। डिसेंडेंट ऑफ जोची जो था फॉर्म्ड ए गोल्डन हॉर्स एंड रूल रशियन। तो ये भी एक जोची था यहाँ पे जो कि चंगेज खान का डिसेंडेंट था। वो रशियन स्टेपी में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करता है, उसको हम गोल्डन हॉर्ड बोलते हैं। और इसके जो तोलोई का जो डिसेंडेंट था उसने चाइना में यान डायनेस्टी और खानी डायनेस्टी शुरू करता है। उसके बाद चगताई जो था सक्सेसर रूल द स्टेपी ऑफ ट्रांस ऑक्सियाना, ठीक है, यहाँ पे वो रूल करता है। और यहाँ पे ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग डिसेंडेंट जो है अलग अलग पार्ट में वो अपना एम्पायर सेटअप कर लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट है यसा। क्या होता है यसा? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि यसा मतलब कोड ऑफ लॉ दैट वाज डेवलप्ड बाय चंगेज खान इन द कुरेलताई ऑफ 1206। कुरेलताई आपको बताया था असेंबली ऑफ चिफ्टन्स थे। जो असेंबली ऑफ चिफ्टन जो था वहाँ पे चंगेज खान ने 1206 में कुछ कोड ऑफ लॉ डेवलप किया था, और उस लॉ को हम बोलते हैं यशा। इन द अर्लीस्ट फॉर्मेशन दिस टर्म वाज रिटन एज ए यशाक बोलते थे। शुरू में यशाक बोलते थे, या लॉ या डिक्री एंड ऑर्डर, राजा का ऑर्डर को या डिक्री को हम ऑर्डर को बोलते थे। ये जो भी राजा ऑर्डर दिया करता था उसको दैट वाज इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ यशा, ठीक है। फॉर डिटेल अबाउट याशाक शो दैट इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हंट आर्मी एंड पोस्टल सिस्टम। सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है यहाँ पे हंटिंग वाज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मंगोल्स इकोनॉमी। आर्मी और पोस्टल सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए जो नए नए रेगुलेशंस डेवलप किए गए उसी को यशाक बोलते हैं शुरू में। बट बाय द मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी यानी 1230 तक हम देखते हैं, 1250 तक देखते हैं, मंगोल हैड स्टार्टेड यूजिंग द रिलेटेड टर्म्स यशा इन द मोर जनरल सेंस टू मीन द लीगल कोड ऑफ चेंज। बाद में ना इसको बोला गया कि बाद में मतलब शुरू में तो खैर ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म था, रेगुलेशंस थे, लेकिन धीरे धीरे ये लीगल कोड ऑफ चंगेज खान बन गया, जो कि हर कोई को मानना होता था, और एक ये सेंस ऑफ यूनिटी लेके आता था। देखो बाय द मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी मंगोल्स हैड इमर्ज एज ए यूनिफाइड पीपल एंड हैड क्रिएटेड लार्जेस्ट एम्पायर द वर्ल्ड हैड एवर सीन। उन्होंने क्या किया था 13th सेंचुरी में? तो बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप कर लिया था,
वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग सोसाइटी था, अर्बन सोसाइटी था, पेजेंट्री थे, ये से अलग कल्चर के थे, अलग लॉ के थे, अलग लॉ मानने वाले लोग थे, जो न्यू कैप्चर टेरिटरी था। तो ऐसे एरिया में नो डाउट उन्होंने पॉलिटिकली डोमिनेट करते थे उस एरिया को, लेकिन न्यूमेरिकली तो बहुत माइनॉरिटी में थे। मान लो कुछ सोल्जर्स वहाँ पे हुआ करते थे, या एक हेड हुआ करता था जो कि वो पूरा एरिया को रूल करता, लेकिन वहाँ पे जो जो दूसरे कल्चर के लोग जो थे वो मेजोरिटी में थे। इस ऐसे सिचुएशन में लोगों को मोटिवेट, आई मीन जो मंगोलियन को मोटिवेट करने के लिए, मंगोलियन को यूनाइट रखने के लिए यशा जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि वो मानते थे यशा जो है एक सैक्रेड लॉ है उनके एंसेस्टर का, चंगेज खान का दिया हुआ, और उस चीज़ को हमें फॉलो करना है, उस चीज़ को हर जगह इम्प्लीमेंट करना है, और जहाँ भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है, फॉलो हो रहा है, वो एरिया मंगोलियन के अंडर में है। तो एक तरह से यूनिफाइंग बॉन्ड बन गया ऐसा, और हर उनके डिसेंडेंट का ये मेन मकसद था कि एक सैक्रेड लॉ है दैट वाज गिवन बाय Genghis Khan, and it need to be implemented everywhere wherever Mongols are capturing new areas. So actually Yasa was a customary tradition of the Mongol tribe. जो कस्टम रूल्स परंपरा जो था उसको इंक्लूड किया गया समय, बट बाय रिफाइनिंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ चंगेज खान, मंगोल्स रेफर टू हिम एज ए लॉ गिवर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कल्चर में हमें 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 लॉ गिवर मिला हुआ है। उसी तरह से यशा यशा जो था वो चंगेज खान को एक तरह से बेबीलोनियन में जो हमें हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ है, मोसेस थे, और सोलोमन जो कि एक क्रिश्चियनिटी कल्चर में एक लॉ गिवर है, उस जगह पे चंगेज खान को लाके खड़ा कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद द यशा सर्व्ड एज ए टू कोहर द मंगोल पीपल अराउंड शेड बिलीफ। देखो मैंने क्या बताया था, इट एक्नॉलेज देयर एफिनिटी टू द चंगेज खान एंड हिज डिसेंडेंट इवन दो दे एब्जॉर्ब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेडेंट्री लाइफ। धीरे धीरे उनका लाइफ स्टाइल बदलते गया, नोमेड से सेडेंट्री या सेटल एग्रीकल्चर का लाइफ जीने लगे, लेकिन फिर भी उनको यशा जो था उनको एक तरह से मंगोल लोगों को यूनाइट करके रखता था, मंगोल लोगों को अपने एंसेस्टर से जोड़ के रखता था। और जहाँ भी जाते थे जो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन कस्टम था मंगोल का, उसको फॉलो किया करते थे, और इस तरह से यशा एक यूनिफाइंग बॉन्ड बन गया, यूनिफाइंग एलिमेंट बन गया, जहाँ भी अलग, इवन दो मंगोल्स वर अडॉप्टिंग न्यू sedentary life, urban life, but they always used to feel good whenever they used to associate themselves with Yasha. It was an extremely empowering ideology था, and was vital for the construction of Mongol universal domination. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा ये है कि चंगेज खान का वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या रोल था, और कि हम हाउ डू वी नो हिम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हेन वी रिमेंबर चंगेज खान ही इज नोन टू बी द कॉन्करर। कॉन्करर मतलब जीतने वाला, डिस्ट्रॉयर, जो एरिया जीतता था उसको बर्बाद कर देता था, सिटी को बर्बाद कर देता था, पिजेंट्री को मार देता था, इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो उन्होंने हजारों लोगों को, लाखों, इनफैक्ट लाखों लोगों को मार दिया गया चंगेज खान के द्वारा। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि स्टेलिन और हिटलर ने मिलकर जितने लोगों को नहीं मारा था उतने लोगों को चंगेज खान ने अकेले ही मार दिया था। ठीक है, सो येट फॉर द मंगोल चंगेज खान एक हीरो था, क्योंकि उसने पूरा मंगोलियन ट्राइब को यूनाइट किया था। उसने ये बहुत सारे वार लड़े, उसको अपने वार से मंगोलियन एम्पायर को बहुत बड़ा किया, चाइना तक लेके गया, इधर यूरोप तक लेके गया, प्रॉस्पेरिटी आया, एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर सेटअप किया, और इस तरह से सिल्क रूट को, मार्केट को डेवलप किया। तो ये एक बहुत बड़ा हीरो था स्पेशली फॉर मंगोल पीपल के लिए। फॉर द मंगोल आफ्टर हिज डेथ द इंस्पिरेशन ऑफ चंगेज खान। देखो मर गया, चंगेज खान मर गया, आपको पता है 1227 में मरा था। मरने के बाद भी वो इंस्पायर किया अपने डिसेंडेंट को, अपने आने वाले जनरेशन को, और आने वाले जनरेशन जो थे उसके, जितना चंगेज खान ने अपना एम्पायर बड़ा किया था उससे डबल ट्रिपल एम्पायर को एक्सटेंड किया गया। तो ये क्या था, एक तरह से चंगेज खान का इंस्पिरेशन था, जो कि बाकी लोगों को एनकरेज करता रहा कि आप लड़ो और एक्सपैंड करो। सो इट हैज सीज्ड अपॉन चंगेज खान दैट ए ग्रेट natural hero who is publicly venerated and whose achievements are counted with a pride। वहाँ के लोग जो थे पब्लिकली
चेंगिस खान के को एक नेशनल हीरो मानते हैं, उनके उनके जो अचीवमेंट को पब्लिकली रिकाउंट किया जाता है, और वाइल रिकाउंटिंग द achievement of Genghis Khan, people really feel proud that he belonged to Mongolia. In the contemporary Mongolia lies legacy play of a pivotal role in shaping the country's identity. मंगोल मतलब चंगेज खान, इस तरह का एक पहचान हो गया. मोबिलाइजिंग कलेक्टिव मेमोरीज ऑफ द ग्लोरियस पास्ट टू इंस्पायर द रेसिलेंस एंड द यूनिटी. की मंगोल के लोग जो है आज भी अपने आप को फील करते हैं कि दे आर वन पीपल, एंड वो ऐसे लोग हैं जो कि चंगेज खान का दिया, दे आर यूनाइटेड इन द नेम ऑफ चंगेज खान. सो दैट यूनिटी इज ब्रॉट अमंग द मंगोलियन पीपल इवन टुडे ऑल्सो इन द नेम ऑफ चंगेज खान. दैट इज another important role that he played in Mongolia. Genghis Khan embraced diversity within the Hijr-e-Alam. अब बता था उसने कि छोटा एरिया तो उसने रूल किया नहीं था, बहुत बड़ा एरिया रूल किया था, अलग अलग तरह के लोग रहते थे, और उस तरह से उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके एम्पायर में अलग अलग डाइवर्स लोग जो थे उनको भी एक्सेप्ट किया था, चाहे वो चाइनीज हो या पर्शियन हो या ईरानियन हो. अगर वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, मेरिटोरियस है, तो देवर मेड पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर. उन्होंने अलग अलग एथनिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप को रूल किया था. तो ये भी एक बड़ी बात है कि आप उस समय इतने डाइवर्स लोगों को रूल कर रहे हो, और दैट टू इफेक्टिवली. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ चंगेज खान. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द वास्टनेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ मंगोल एम्पायर इन 13th सेंचुरी. देखो उस समय इतना बड़ा एम्पायर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था. इवन आज इम्पॉसिबल है, तो उस समय तो पॉसिबल होना नामुमकिन है, बट इस नामुमकिन को चंगेज खान ने मुमकिन बनाया था. इन कंपासिंग वेरियस पीपल एंड फेथ, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे, डिस्पाइट देयर ओन डाइवर्स रिलीजियस बैकग्राउंड. खैर मंगोल अपने आप में डाइवर्स थे, हर अपना ट्राइब का अपना गॉड वगैरह हुआ करता था, अपना कल्चर हुआ करता था. फिर उनको यूनाइट करना, फिर इतना बड़ा एम्पायर में डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना, और उसके साथ साथ इतना डाइवर्सिटी के साथ साथ अपने बिलीफ को, अपना मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल एंड द मल्टी रिलीजियस रेजिम को एनकरेज करना. दैट इज समथिंग ग्रेट फॉर चंगेज खान. ठीक है, चंगेज खान वाज क्लेम टू बी द लॉ गिवर, मोसेस एंड सोलोमन. ठीक है, हमूराबी भी लॉ गिवर था, आज भी हम पढ़ते हैं हमूराबी एक लॉ गिवर है. तो चंगेज खान ने जो यसा बनाया था उसमें एक्चुअली क्या था कि वो एक कस्टमरी लॉ था जिसको एक कंबाइन करके यसा बनाया गया था. और ये जो था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मंगोलियन के लिए, क्योंकि वो उनको यूनाइट करके रखा. वो वेर एवर दे लिव्ड देर ऑलवेज रिमेंबर कोड ऑफ लॉ दैट इज गिवन बाय चंगेज खान. और इस तरह से बाय टेलिंग हिम दैट ही वाज ए लॉ गिवर, they raised the position of Genghis Khan to that of the Solomon and Moses, and this is another अचीवमेंट ऑफ चंगेज खान. ठीक है, सो यहाँ तक हमने देखा क्या ही चंगेज खान के बारे में. नेक्स्ट हमारा है कि गजन खान जो था, गंजन खान. ठीक है, गजम खान, ही वॉज द फर्स्ट रूलर था जिसने कि इस्लाम को एक्सेप्ट किया था. वेनिसियन मार्को पोलो विजिट किया था मंगोलिया, एंड ही रोट अ लॉट अबाउट द people, and we know more from मार्को पोलो अकाउंट. जो इंडिया भी आया था मार्को पोलो, चाइना गया था, इंडिया आया था, फिर फाइनली वेनिस चला जाता है इटली में, रोम में, और उसने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था. सो ये एक डिफ़िकल्ट चैप्टर था हिस्ट्री का. होपफुली आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.